हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे क्लास 12 सीबीएसई मैथ्स चैप्टर 4 डिटरमिनेंट्स ऑफ योर एनसीईआरटी, जिसमें हम एक्सरसाइज 4.6 का इंट्रो लेंगे। बेटा बिफोर स्टार्ट द एक्सरसाइज 4.6 इंट्रोडक्शन, मैं आपको लास्ट लेक्चर में जो हमने पढ़ा था एक्सरसाइज 4.5, जिसके अंदर हमने इनवर्स निकालना सीखा था डिटरमिनेंट से, क्लियर है। लेकिन क्योंकि उस वीडियो की लेंथ इतनी बड़ी हो गई थी तो मैंने उसमें एक चीज और बतानी थी जिसको मैं अभी बात कर लेता हूं, विच इज प्रॉपर्टीज। ऑल्दो आपकी एनसीईआरटी में ये गिवन नहीं है, प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स। ये सब बातें जो मैं अब करने जा रहा हूं ये गिवन नहीं है आपकी एनसीईआरटी में, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूं। जैसे सर नंबर 1, ए इनवर्स टू द इनवर्स किसके इक्वल होगा? ए के। तो मैं ये भी लिख सकता हूं इनवर्स ऑफ ए इनवर्स इज इक्वल टू ए मैट्रिक्स। किसके इक्वल होगा? ए मैट्रिक्स के इक्वल होगा, नंबर 1। नंबर 2, सर मैं ए मैट्रिक्स लूं, उसका ट्रांसपोज करूं, उसका मैं इनवर्स निकाल लूं, या मैं ए इनवर्स करके उसका ट्रांसपोज निकाल लूं, तब भी रिजल्ट सेम आएगा। क्लियर है ये बात? थर्ड, अगर मैं ए मैट्रिक्स की पावर लूं फिर इनवर्स निकालूं, या ए इनवर्स निकाल के पावर एन लगा दूं, तो भी रिजल्ट सेम आएगा। वेयर एन क्या होगा सर? पॉजिटिव इंटीजर या फिर नेचुरल नंबर। क्लियर है? फोर्थ, आपने पढ़ा हुआ है लॉ ऑफ रिवर्सल। लॉ ऑफ रिवर्सल्स कैसे होते हैं सर? 2 पर पूछ लेता हूं, ए बी होल टू द इनवर्स, ये तो हम प्रूव कर चुके हैं और मैंने प्रीवियस लेक्चर में ही बात की थी। या फिर ए बी सी होल टू द इनवर्स किसके इक्वल होगा? सी इनवर्स, बी इनवर्स एंड ए इनवर्स। फिफ्थ प्रॉपर्टी देखते हैं, के ए होल टू द इनवर्स, के इज द स्केलर, विल बी इक्वल टू 1 over k टाइम्स ए इनवर्स। 1 over k टाइम्स ए इनवर्स होगा, वेयर k बिलोंग्स टू, k कैन नॉट बी इक्वल टू 0। बेटर वे ये क्या है, k 0 नहीं हो सकता, बाकी कुछ भी रियल नंबर हो सकता है। k कैन बी एनी रियल नंबर बट नॉट इक्वल टू 0। ठीक है। सिक्स्थ प्रॉपर्टी जो हमने क्वेश्चन नंबर 18 ऑफ एक्सरसाइज 4.5 से प्रूव किया था, क्या प्रूव किया था सर? ए इनवर्स का डिटरमिनेंट विल बी इक्वल टू ए डिटरमिनेंट का इनवर्स होगा। तो दीज आर ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स जो कि कहीं ना कहीं काम आती है। जैसे मैं आपको बता देता हूं, एक ये प्रॉपर्टी काम की है आपके यहाँ पे, एक ये भी प्रॉपर्टी कई बार काम आ जाती है। ये वाले पे तो हमने क्वेश्चन ही किया था, इस पर भी क्वेश्चन करना पड़ सकता है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये 5-6 प्रॉपर्टीज हैं जो आपकी एनसीईआरटी ने नहीं दी है, लेकिन मैंने डिस्कस किया। रीजन बीइंग एक एक नंबर के कुछ क्वेश्चंस बनते हैं जो कुछ एग्जाम्पलर के क्वेश्चन भी सॉल्व करते हैं और कुछ आपके एक्स्ट्रा क्वेश्चंस में भी ये सब काम आती है। ठीक है, आप इनको लिख लीजिए। तो दिस इज ऑल अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स। ठीक है, तो सर इनकी डेरिवेशन देखनी पड़ेगी। बेटा देखिए, डेरिवेशन कभी भी क्वेश्चन पेपर में नहीं पूछता है, लेकिन सर अगर मेरे को इनके प्रूफ देखने हो तो आप कुछ भी कर लें। लेट कर ले, एक मैट्रिक्स है 1 2 3 एंड 4। अगर मैं फर्स्ट वाले की बात करूं, ए इनवर्स टू द इनवर्स ए के इक्वल होगा, मतलब मैं अगर ए इनवर्स का इनवर्स निकालूं तो मेरे पास ये मैट्रिक्स निकल के आएगी। उसको आप चेक कर सकते हैं। सबसे पहले ए इनवर्स निकालिए, तो 1 2 3 4, तो ए डैट कितना आएगा सर? -2। इट इज ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हुज इनवर्स एग्जिस्ट। सबसे उसके बाद हम क्या निकालेंगे? एडजॉइंट ए। एडजॉइंट ए का मतलब हुआ सर जो आपका प्राइमरी डायगोनल है उसको तो इंटरचेंज करना है, जो सेकेंडरी डायगोनल है उसके साइन चेंज करने हैं। ठीक है, अब क्या करें सर? ए इनवर्स। ए इनवर्स क्या होगा सर? 4 - 3 - 2 1। एडजॉइंट है अपॉन में ए डैट। ए डैट कितना है सर? 1/- 2। अगर मैं इसको इस स्केलर को अंदर डाल दें तो कितना बनेगा सर? -2। ये 1, ये 3/2 और ये कितना बनेगा सर? -12। ए इनवर्स आ गया। अब कहता है ये जो मैट्रिक्स आई है ए इनवर्स, इसका भी इनवर्स निकालना है। तो इनवर्स अगर इसका निकालना है तो सर सबसे पहले तो डिटरमिनेंट निकालना पड़ेगा इसका। तो डिटरमिनेंट निकालना है तो -2 1 3/2 और -12। तो ए इनवर्स का डिटरमिनेंट कितना आएगा? चेक करें, इन दोनों को मल्टीप्लाई कराओगे तो 1, इन दोनों को कराओगे तो -3/2, तो ये कितना आ गया सर? अगेन -12 आ गया। ए इनवर्स का डिटरमिनेंट कितना आ गया? -12। अगर मैं एडजॉइंट निकालू किसका? एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स कितना आएगा सर? इसका मैट्रिक्स होता है ये सर, इन प्राइमरी डायगोनल को तो इंटरचेंज करेंगे, -12 -2, और इनके साइन चेंज करेंगे, -1 -3/2। क्लियर है? तो अब क्या करें सर? ए इनवर्स
टू द इनवर्स। फॉर्मूला क्या होगा सर? एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स डिवाइड बाय ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट होगा। तो सर एडजॉइंट तो मेरे पास ये रहा, कितना है? -½ -1/2 -1/2, फिर क्या है सर? -1, ये -3/2 और ये -2 डिवाइड बाय ए इनवर्स। तो डिवाइड बाय ए इनवर्स का मतलब डिवाइड बाय -½ ऊपर जाने के बाद -2। तो जब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 2 इंटू में आधा कितना होगा सर? 1 माइनस माइनस प्लस, ये भी अंदर जाएगा तो ये देगा 2, ये 3 और ये 4 विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। इस तरह से आप एक एक करके सबको प्रूव कर सकते हैं, इसमें कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। आप 2x2 की मैट्रिक्स लेंगे और एक एक करके सबको प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, मेरा कहने का मकसद ये था कि जो ये प्रॉपर्टीज हैं आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, बिकॉज एक एक नंबर के क्वेश्चंस कुछ कुछ पूछ लेता है बेस्ड ऑन दीज प्रॉपर्टीज एज वेल। ठीक है, लिख लीजिए। तो स्टूडेंट्स बात करते हैं एक्सरसाइज 4.6 के इंट्रो पर, जिसके अंदर आपका टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट। अब हमें क्या पढ़ना है? एप्लीकेशन पढ़नी है किसकी? मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट की, फॉर द सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशंस, फॉर द सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशंस यूजिंग विच मेथड? मैट्रिक्स मेथड। वेरी इंपॉर्टेंट मेथड फॉर योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। देखिए ध्यान से समझिए क्या चक्कर हो रहा है। आपको मैंने कहा था द टर्म, जब मैंने डिटर्मिनेंट का टॉपिक स्टार्ट किया था मैंने बोला था द टर्म डिटर्मिनेंट डिटरमाइंड, द टर्म डिटर्मिनेंट डिटरमाइंड टू सॉल्व द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। अब हम आए हैं उस मेन टॉपिक पर। क्लियर है सर? आपने क्लास 10th के अंदर, आपने क्लास 10th में लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स पढ़ा हुआ है, जैसे x + 2y = 5, 3x + 7y = 9। आपने क्लास 10th में इस तरह की इक्वेशन पढ़ी हुई है, इनके सॉल्यूशन पढ़े हुए हैं। उसके लिए आपने 4 मेथड पढ़े थे। नंबर 1 ग्राफिकल मेथड, ग्राफ से सॉल्व करते थे आप। नंबर 2 आपका एलिमिनेशन मेथड, एलिमिनेशन लगाते थे तब इसको सॉल्व कर लेते थे, सॉल्यूशन निकाल लेते थे एक्स वाई की वैल्यू। सब्स्टिट्यूशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड ये भी आपने पढ़ा था। और 4th था क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ठीक है, क्लियर हो रही है आपको ये सारी बात कि मैंने क्या बताया? आप इस तरह से सॉल्व करते थे अप टू क्लास 10th क्लास तक। ठीक है, अब सर इन इक्वेशंस को, ये जो इक्वेशन है लीनियर इक्वेशन है इन 2 वेरिएबल्स, है ना? आप जानते हैं लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स को हम ब्रॉडली 3 भागों में डिवाइड कर सकते हैं 3 तरीके से। जैसे सर लीनियर इक्वेशन, अगर मैं टॉपिक लिखता हूं और इसका फ्लो चार्ट बनाने की कोशिश करता हूं तो सर हम इसको 3 भागों में तोड़ सकते हैं, क्लासिफाई कर सकते हैं। नंबर 1 इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन ऑफ 2 लाइंस। नंबर 2 पैरेलल लाइन। नंबर 3 कोइंसिडेंट लाइंस, है ना? या ओवरलैपिंग भी पढ़ते थे हम, ओवरलैपिंग। ठीक है बेटा, आप जब इनको सॉल्व कर लेते थे इसका जो डायग्राम बनता था वो कुछ इस तरह से बन जाता था। पैरेलल का जब 2 लाइन पैरेलल हो जाएंगी, कोइंसिडेंट का जब एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन लाई कर जाएगी। ठीक है, तो आप बोलते थे सर इसमें एक कॉमन पॉइंट आ रहा है तो इट हैज यूनिक सॉल्यूशन, इसका यूनिक सॉल्यूशन होगा। इसमें कोई कॉमन नहीं आ रहा तो इट हैज नो सॉल्यूशन, कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। इसके अंदर सर बहुत सारे पॉइंट्स आ रहे हैं तो ये कैसे सॉल्यूशन होगा? इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन लिखते थे आप इसको, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। ठीक है, तो यूनिक सॉल्यूशन को आप कंसिस्टेंट बोलते थे, कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन कैसी होगी सर? कंसिस्टेंट होगी। और इनफाइनाइट में भी सर कंसिस्टेंट होगा। लेकिन नो सॉल्यूशन वाले में क्या हो जाता था? ये इनकंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन होता था, इनकंसिस्टेंट। सर कंसिस्टेंट किसको बोलेंगे? जहां पर कोई सॉल्यूशन आ रहा हो, एक या एक से ज्यादा। यहां पर एक सॉल्यूशन आ रहा है, यहां पर एक से ज्यादा आ रहे हैं, उनको हम कंसिस्टेंट बोलते हैं। जहां एक भी सॉल्यूशन ना आता था हम उसको क्या बोलते थे? इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन। ठीक है, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन कैसी होगी? इनकंसिस्टेंट होगी। क्लियर है? अब एक क्वेश्चन आता है सर, लीनियर इक्वेशंस, जो लीनियर इक्वेशंस होती हैं क्या हमेशा सॉल्यूशन देंगी? जो लीनियर इक्वेशंस होती हैं क्या हमेशा सॉल्यूशन देंगी? हमेशा सॉल्यूशन आएगा ही आएगा या देगी? तो हम क्या कहेंगे? नो। आंसर क्या होगा? नो।
यहां पर सॉल्यूशन 1 आ रहा है, यहां 1 से ज्यादा आ रहे हैं, यहां 1 भी नहीं आ रहा है, ये बात भी आप याद रखेंगे। तो अब आपने पढ़ना तो इसी टॉपिक को है, लेकिन इस मेथड से नहीं पढ़ना। आपने किससे पढ़ना है? यूजिंग द 5th मेथड कॉल्ड मैट्रिक्स मेथड। क्लियर है? अब आपने इन चारों मेथड का यूज नहीं करना, इन्हीं चीजों को पढ़ेंगे हम, लेकिन पढ़ेंगे कैसे? यूजिंग मैट्रिक्स मेथड। क्लियर है इतनी बात? अब आपका ये 10th का टॉपिक नहीं, ये 12th का टॉपिक होगा, जब हम इन्हीं सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को मैट्रिक्स मेथड से पढ़ेंगे। आप इसको नोट कर लीजिए। तो सर क्या है ये मैट्रिक्स मेथड? तो देखिए ध्यान से, नाउ यूजिंग मैट्रिक्स मेथड we can write these equation in matrix form। हम किस फॉर्म में लिखेंगे? सबसे पहले मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे। सर कैसे? देखिए मैंने आपको बताया था जब मैंने इसका इंट्रो दिया था, इंट्रोडक्शन ऑफ डिटरमिनेंट, उस समय भी मैंने डिस्कस किया था कि आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं। फर्स्ट लेक्चर चेक करिएगा। सबसे पहले सर हम कोफिशिएंट की मैट्रिक्स लिखते हैं, 1 2 3 7 उसके बाद हम वेरिएबल कितने सर? 2, x और y, ठीक है, और फिर कांस्टेंट्स 5 and 9। यूजुअली ध्यान रखना मेरी बात को, जो आपके यहां वेरिएबल की मैट्रिक्स होती है और कांस्टेंट की होती है, उनको हम कॉलम वाइज ही लिखते हैं, ठीक है। अब आप ध्यान से देखिएगा, अगर ये 2x2 की मैट्रिक्स है और ये 2x1 की मैट्रिक्स है, तो आप इस रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई कराएंगे, मल्टीप्लीकेशन तो पॉसिबल हो रही है, तो क्या आएगा? x प्लस 2y, क्या निकल के आएगा सर? x प्लस 2y इज इक्वल टू, यहां पर कौन है? 5। यहां से करेंगे तो सर 3x प्लस 7y, 3x प्लस 7y किसके इक्वल होगा? 9 के। और रिजल्टेंट मैट्रिक्स कैसी होगी? 2x1, और इधर भी 2x1। सर 2 रोज हैं और एक क्या है? कॉलम। तो x प्लस 2y, इक्वालिटी रूल लग जाएगा मैट्रिक्स का, तो x प्लस 2y किसके इक्वल आया? 5 के। 3x प्लस 7y किसके इक्वल आया? 9 के। तो आप समझ गए होंगे कि हमने कुछ चेंज नहीं किया है, हम इस पर्टिकुलर इक्वेशंस को मैट्रिक्स फॉर्म में लिख सकते हैं, और जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो अगेन रीच टू द लीनियर इक्वेशन, ठीक है। अब मैं इसको रब करता हूं, ध्यान से देखिएगा। अब सर करना क्या है? हमें लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालना है, ठीक है। तो ध्यान से देखिए बेटा, हम आपके इस चैप्टर के अंदर इस पर्टिकुलर इक्वेशन को हम ए नाम से जानते हैं, ठीक है। आप कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन आप हमेशा याद रखेंगे हम इस मैट्रिक्स को ए बोलते हैं। वेरिएबल मैट्रिक्स को हम कैपिटल एक्स के नाम से जानते हैं, और इक्वल टू में जो कांस्टेंट मैट्रिक्स होती है हम इसको बी बोलते हैं। क्लियर हुई बात? जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स होती है हम उसको ए यूजुअली बोलते हैं, जो कैपिटल एक्स मतलब वेरिएबल की मैट्रिक्स होती है हम उसको स्मॉल एक्स वाई बोलते हैं, और बी मैट्रिक्स को 5 9। आप इसको ऐसे ना लिख के ऐसे भी लिख सकते हैं, लेट ए इज इक्वल टू 1 2 3 7, कैपिटल एक्स इज इक्वल टू स्मॉल एक्स वाई, एंड बी इज इक्वल टू 5 9। अब आप ध्यान से देखें, ए मैट्रिक्स को अगर एक्स से मल्टीप्लाई करा दिया जाए तो हमें बी मिल जाएगा। हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं। क्लियर हो रही है इतनी बात? अब ध्यान से सुनना सर, क्योंकि ये भी एक मैट्रिक्स है, ये भी एक मैट्रिक्स है, ये भी एक मैट्रिक्स है, और मुझे क्या चाहिए? मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है, एक्स की। मुझे इस एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो ये ए तो खत्म करना पड़ेगा। ये एक्स की वैल्यू निकालनी है तो इस ए को वाइप आउट करना है, हमें हटाना है, रिमूव करना है। तो इसको ए को हटा कौन सकता है? सर ए इनवर्स हटा सकता है, मतलब मल्टीप्लाई करा दो, मल्टीप्लाई ए इनवर्स बोथ साइड्स। सर मल्टीप्लाई तो कह दिया आपने, लेकिन ए इनवर्स कहां पर मल्टीप्लाई कराना है? आप तो कह रहे थे मैट्रिक्स है, और मैट्रिक्स में एक सीक्वेंस फॉलो करता है, तो ए इनवर्स आगे लेना है पीछे लेना है? वेरी गुड। तो यहां पर हमने प्री मल्टीप्लीकेशन करानी होगी। ये बात क्लियर है? क्योंकि ये एक मैट्रिक्स है, तो ए इनवर्स हम पहले लिखेंगे, फिर ए लिखेंगे इनटू में एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स इनटू में बी। ए इनवर्स को अगर ए से मल्टीप्लाई कराऊंगा तो क्या निकल के आएगा? आई, और आई को मैं एक्स मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कराऊंगा तो फिर क्या आएगा सर? एक्स। बेटा यहां देखिए मैंने इसको आई लिखा, ए इनवर्स बी। अगर मैं आई को एक्स से कराऊंगा तो एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। आपके पास ये इक्वेशन आएगी कि एक्स वाई विल बी इक्वल टू ए इनवर्स इनटू में बी। अब दिक्कत क्या हो रही है, ध्यान से समझिएगा फिर से। मेरे पास ये इक्वेशन आ गई, एक्स को तो मैं लिख सकता हूं स्मॉल एक्स वाई, क्योंकि ये मैट्रिक्स मुझे पता है। बी को भी मैं लिख सकता हूं, मेरे पास मैट्रिक्स है 5 and 9।
लेकिन सर ये ए इनवर्स नहीं है। अब ए इनवर्स फाइंड आउट करना रह गया। अगर ए इनवर्स निकल जाए ना तो जो भी ए इनवर्स आएगा उसको बी से जब मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा, जब बी से मैं मल्टीप्लाई करा दूंगा तो एक्स की वैल्यू भी आ जाएगी, वाई की भी आ जाएगी, बशर्ते जैसे ये 2/1 की मैट्रिक्स है इधर से भी रिजल्टेंट मैट्रिक्स 2/1 ही आनी चाहिए, तभी तो वो इक्वेट हो पाएगी एक्स और वाई। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो ये बात तो पक्का हो गई कि एक्स और वाई की वैल्यू आने के लिए ये 2/1 की मैट्रिक्स बनेगी, बनना पड़ेगा इसको। क्लियर हो रही है बात? तो सर अब करेंगे कैसे? तो ध्यान से देखिएगा। तो अगर सर मैं इस इक्वेशन को दोबारा लिख दूं x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी, तो हमारे पास x तो है, b भी है, अननोन क्वांटिटी a इनवर्स है, a इनवर्स निकालना है हमारे को, है ना? तो a इनवर्स तो तब निकलेगा जब a डैट 0 नहीं होगा, मतलब नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगी। तो अब इस क्वेश्चन को करने के लिए मैं एक फ्लो चार्ट बनवाता हूं, देखिए ध्यान से देखिएगा। टू कैलकुलेट ए इनवर्स, फर्स्ट हम क्या निकालेंगे? ए डैट। फर्स्ट हम क्या कैलकुलेट करेंगे? ए डैट। हमारा सबसे पहला काम क्या होगा? कैलकुलेशन ऑफ ए डैट, कैलकुलेट ए डैट। ठीक है, ऐसा हो सकता है कि ए डैट नॉट इक्वल टू 0 आ जाए, या ऐसा भी हो सकता है कि ए डैट इक्वल टू 0 आ जाए। बेटा ध्यान से समझिएगा, ए डैट अगर नॉट इक्वल टू 0 है तो इट इज ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स और नॉन होमोजीनियस मैट्रिक्स। तो देयरफॉर ए इनवर्स डज एग्जिस्ट। ए इनवर्स क्या होगा सर? एग्जिस्ट करेगा। तो इस इक्वेशन में x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी में x, अगर मेरे को ए इनवर्स निकालना है तो ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या होगा सर? एडजॉइंट ए अपॉन में ए डैट और इनटू में बी, है ना? अब आप खुद देखें, जब ए डैट 0 नहीं होगा तो आंसर तो आएगा ही, x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास। तो हम इस तरह के सॉल्यूशन को क्या कहेंगे? x की कुछ ना कुछ वैल्यू निकल के आएगी, तो हैंस यूनिक सॉल्यूशन। ये हमें क्या देगा? एक यूनिक सॉल्यूशन देगा। देयरफॉर सिस्टम ऑफ इक्वेशंस इज कंसिस्टेंट। ये कैसा होगा? सिस्टम ऑफ इक्वेशन कंसिस्टेंट होगा। क्लियर है इतनी बात? ठीक है, अब बात करते हैं ए डैट अगर 0 ही आ जाए, मतलब क्या ऐसी मैट्रिक्स हो जाए? सिंगुलर मैट्रिक्स हो जाए, तो देयरफॉर ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। क्यों सर? चेक कर लेते हैं, चलिए इसको भी। अगर ए डैट इक्वल टू 0 आ गया तो जो मेरी इक्वेशन होगी x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी होगी बेटा। तो अगर x इज इक्वल टू, ध्यान से देखिएगा, ए इनवर्स निकाल दूं मैं, ए इनवर्स एडजॉइंट ऑफ ए इनटू में बी अपॉन में क्या होगा सर? ए डैट। अगर ए डैट ही 0 आ गया तब तो सर ये काम ही खराब हो गया। मतलब अगर एडजॉइंट ए इंटू बी अपॉन में ए डैट, बिकॉज अगर ए डैट 0 है तब तो सर इनवर्स x निकल नहीं सकता ना, सॉल्यूशंस निकलेंगे x के? सर नहीं निकल सकते। तो अब हम फर्दर क्या कैलकुलेट करेंगे? तो देयरफॉर वी विल कैलकुलेट एडजॉइंट ए इंटू में बी। अगर एडजॉइंट ए इंटू में बी, अगर एडजॉइंट ए इंटू बी इक्वल टू 0 आ जाए या नॉट इक्वल टू 0 आ जाए, ये भी तो दो ही बात हो सकती है। एडजॉइंट ए इंटू बी हमने जब कैलकुलेट किया तो या तो 0 नहीं आएगा या 0 आएगा। अगर 0 नहीं आया मतलब इस क्वांटिटी की जगह पर 1 आ गया, और ये तो क्या है? ये तो सर 0 है। 1/0 विल गिव यू इनफाइनाइट। इनफाइनाइट का मतलब क्या हुआ सर? इंफिनिटी इज नॉट अ नंबर, इट इज जस्ट अ कंसेप्ट। तो इस बात का मतलब ये हुआ कोई सॉल्यूशन निकल के आया? सर नहीं, कोई सॉल्यूशन नहीं निकल के आया, तो हेंस इट इज कॉल्ड एज नो सॉल्यूशन। मतलब सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इज इनकंसिस्टेंट, इसलिए हम बोलेंगे इसको क्या होगा? इनकंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन होगा। होप दिस इज क्लियर। अगर सर ये 0 आ जाए, अगर क्या एडजॉइंट ए इंटू बी 0 आ जाए और ए डैट क्या है? सर ये भी 0 है। ध्यान से समझना मैं क्या कह रहा हूं। सर ये क्वांटिटी भी 0 आ गई और नीचे क्या है? 0। तो सर ये तो हम लिमिट में पढ़ते थे क्लास 11th में, ये तो इनडिटर्मिनेट वैल्यू दे रहा है। और जो लिमिट होती थी ना, लिमिट के अंदर जो क्वेश्चन होता था 0/0 की अगर फॉर्म बनाता था तो हम उसको फर्दर सॉल्व करके देखते थे LHL और RHL से। अगर आंसर सेम आ जाता था तो लिमिट एग्जिस्ट कर जाती थी, अगर आंसर सेम नहीं आता था तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती थी। तो इसी तरह से
जब एडजॉइंट ए इंटू बी 0 आ जाए और ए डैट भी 0 आ जाए, तो मतलब 0/0 की फॉर्म दे रहा है, तो इसका मतलब ये होगा कि सिस्टम में भी कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट, सिस्टम कंसिस्टेंट हो भी सकता है आफ्टर फर्दर चेकिंग और इनकंसिस्टेंट भी हो सकता है। अगर सिस्टम कंसिस्टेंट है तो कितने सॉल्यूशन देगा सर? इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस देगा। लेकिन अगर वो इनकंसिस्टेंट है तो वो कैसे सॉल्यूशन देगा सर? नो सॉल्यूशन। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई होगी जो मैंने बताने की कोशिश की है। मैं दोबारा से एक बार रिपीट कर देता हूं। आपने करना क्या है, x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी के बाद अगर ए इनवर्स को कैलकुलेट करना है तो हमें सबसे पहले देखना होता है ए डैट क्या आ रहा है। अगर ए डैट नॉट इक्वल टू 0 है तो मतलब नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, नॉन होमोजीनियस मैट्रिक्स है जिसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। और ए इनवर्स को अगर मैं इस तरह से लिख दूं तो मैं क्या बोल सकता हूं? ए डैट तो 0 नहीं है। ए डैट अगर 0 नहीं है तो दिस पर्टिकुलर इक्वेशन गिव्स मी अ यूनिक सॉल्यूशन, हेंस द सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज कंसिस्टेंट। क्लियर है? अच्छा, दूसरा हमने क्या पढ़ा कि अगर ए डैट ही 0 आ जाए तो ये तो सर सिंगुलर मैट्रिक्स हो गई, यानी होमोजीनियस मैट्रिक्स हो गई, मतलब ए इनवर्स तो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। तो हम क्या करते हैं, ए इनवर्स एग्जिस्ट क्यों नहीं करेगा? क्योंकि ए डैट 0 है तो समथिंग अपॉन 0 सर कुछ बात बनेगी। तो हम फर्दर कैलकुलेट करते हैं एडजॉइंट ए इंटू बी। वो क्या आ रहा है कि कभी वो भी तो 0 नहीं आ रहा, या 0 से हटके तो नहीं आ रहा। तो 0 से अगर 0 नहीं आ रहा है तो मैं क्या कहूंगा, जब 0 नहीं आ रहा तो ये 1 आ रहा है या 2 आ रहा है या 3 आ रहा है, कोई और रियल नंबर आ रहा है और अपॉन में 0, तो ये तो सर इसका मतलब तो जो 1/0 गिव्स यू इनफाइनाइट। इनफाइनाइट इज नॉट अ रियल नंबर, मतलब उसको तो मैं नंबर सिस्टम पर लिख नहीं सकता, रियल नंबर पर ग्राफ पे प्लॉट नहीं कर सकता, तो इट हैज नो सॉल्यूशन, मतलब सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इज इनकंसिस्टेंट। क्लियर है? अगर सर ये भी 0 आ जाए तो 0/0 की फॉर्म देगा विच इज इनडिटर्मिनेट, और जो लिमिट में 0/0 की फॉर्म होती थी उसमें लिमिट में एग्जिस्ट में नॉट एग्जिस्ट, हम उसको फर्दर चेक किया करते थे LHL और RHL के थ्रू। तो उसी तरह से इसको भी हम फर्दर चेक करेंगे, जो आपका कोर्स का पार्ट नहीं है कि कैसे चेक किया जाता है, इसलिए मैं उस पर नहीं जा रहा हूं। लेकिन आप ये समझिए कि अगर 0/0 की फॉर्म आ रही है तो सिस्टम कंसिस्टेंट हो भी सकता है और इनकंसिस्टेंट भी हो सकता है, इट डिपेंड्स। ठीक है, अगर सिस्टम कंसिस्टेंट हो गया तो सर कितने सॉल्यूशन होंगे? इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। लेकिन अगर सिस्टम इनकंसिस्टेंट हो गया तो सर एक भी सॉल्यूशन नहीं होगा, विच इज नो सॉल्यूशन। आई होप दिस इज क्लियर बेटा, दिस इज द इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर कोर्स। आप इसको अच्छे से लिख लीजिए, कोई डाउट है तो नीचे आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं मुझसे। तो स्टूडेंट्स बात करते हैं एक्सरसाइज 4.6 का क्वेश्चन नंबर 1, वेयर इट सेज एग्जामिन द कंसिस्टेंसी ऑफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशन। आपको सिर्फ और सिर्फ ये पता करना है कि वेदर द सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज कंसिस्टेंट और नॉट। हाउएवर दीज काइंड ऑफ क्वेश्चन वुड नेवर आस्क इन द एग्जामिनेशन, बट सो टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट इट इज नेसेसरी टू वर्क ऑन इट, राइट? तो चलिए करते हैं इस पर काम। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, आपको पता है कि मैं इसको ए मैट्रिक्स की तरह लिख सकता हूं। ए मैट्रिक्स मैंने लेट करना है आपको, लेट ए इज दी 1 2 2 3, फिर कैपिटल एक्स विल बी स्मॉल एक्स स्मॉल वाई, और फिर क्या लेंगे बी मैट्रिक्स। बी मैट्रिक्स क्या होगी सर? 2 3। ठीक है, बी मैट्रिक्स क्या होगी? 2 3। अब सर मेरे को मालूम है ये जो लीनियर इक्वेशन है, अगर मैं ए की एक्स से मल्टीप्लाई करा दूं तो मेरे पास बी आ जाएगा। तो अब मैं क्या लिखूंगा? प्री मल्टीप्लाई बाय ए इनवर्स बोथ साइड्स। सर ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि मुझे सिस्टम ऑफ इक्वेशन x की वैल्यू चाहिए होती है। हालांकि इसमें कंसिस्टेंसी पूछी है सिर्फ, लेकिन मैं फिर भी सारे स्टेप्स बता रहा हूं, मुझे ये निकालना होता है तो ये a हटाना है। तो अगर मैं a इनवर्स को a से मल्टीप्लाई करूंगा तो i आएगा, i को x से कराऊंगा तो x रह जाएगा, और ये a इनवर्स इंटू में b बन जाएगा। ठीक है, अब मुझे मेरे पास अननोन क्वांटिटी यहां पर a इनवर्स है, मेरे पास xy है, b है, ये नहीं है मेरे पास। ए इनवर्स निकालना है। ए इनवर्स निकालने से पहले हम क्या निकालेंगे? ए डैट। ए डैट क्या होगा? 1 2 2 3। जब आप ए डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो क्या आएगा? 3 बन जाए, 3 माइनस सेकेंडरी डायगोनल का मल्टीप्लीकेशन विच इज -1। तो देयरफॉर ए डैट इज नॉट इक्वल टू 0, हैंस आप लिखेंगे यहां पे, अब से इट इज ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। Therefore, A inverse does exist, ठीक है, and it has
यूनिक सॉल्यूशन। कैसा सॉल्यूशन होगा सर? यूनिक सॉल्यूशन। जब ए डैट ही जीरो नहीं आया तो सॉल्यूशन कैसा होगा? यूनिक सॉल्यूशन। तो देयरफॉर सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या होगा सर? कंसिस्टेंट या इनकंसिस्टेंट? सर कंसिस्टेंट, क्योंकि सॉल्यूशन आ रहा है, आएगा सॉल्यूशन, क्योंकि ए डैट जीरो नहीं है। ये सब बातें अब पकड़नी है, आपने लिखनी है। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 2 में भी आप इसी तरह लिखेंगे a इज इक्वल टू, सर मैट्रिक्स मेरे पास क्या है? 2 1 -1 1। कैपिटल X इज इक्वल टू सर वही स्मॉल x स्मॉल y वेरिएबल की मैट्रिक्स एंड b विच इज द कांस्टेंट मैट्रिक्स 5 एंड 4। इसको फिर से आप लिखेंगे ax इज इक्वल टू b प्री मल्टीप्लाई बाय a इनवर्स, देन यू विल गेट x इज इक्वल टू a इनवर्स b। ठीक है, टू गेट द a इनवर्स फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट वी वुड कैलकुलेट a डैट 2 1 -1 1। जब मैंने a डैट को कैलकुलेट किया तो 2 1 जा 2 -1 क्या आएगा सर? 3। तो देयरफॉर अगेन a डैट इज नॉट इक्वल टू 0, हेंस इट इज ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स where A inverse does exist and it has unique solution. तो therefore system of linear equation is again consistent. क्लियर है? लिख लीजिए आप इस सारी बातों को। तो स्टूडेंट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 पर। सबसे पहले अगेन लेट करते हैं A मैट्रिक्स क्या होगी सर? कोफिशिएंट की 1 2 3 एंड 6। सर वेरिएबल मैट्रिक्स विल बी x एंड y एंड B मैट्रिक्स विच इज द कांस्टेंट मैट्रिक्स 5 एंड 8। क्लियर है? अब अगेन अगर मैं इस इक्वेशन को ax इक्वल टू b कर दूं तो मैं दोबारा से लीनियर इक्वेशन पर ही पहुंच जाऊंगा। प्री मल्टीप्लाई बाय a इनवर्स तो x इज इक्वल टू a इनवर्स b। अब a इनवर्स निकालने के लिए सबसे पहले मुझे a डैट चाहिए। a डैट क्या होगा? 1 3 2 6। बेटा ध्यान से देखिएगा, मैंने आपको बता दिया था a डैट जीरो कब होगा? जब किसी रो या किसी कॉलम का कुछ टाइम दूसरी रो या दूसरा कॉलम होगा। अब देखिए 1 को 2 से मल्टीप्लाई कराओ तो 2, 3 को 2 से मल्टीप्लाई कराओ तो 6। तो है ना, R2 इज नथिंग बट ट्वाइस ऑफ R1। R2 क्या है? ट्वाइस ऑफ R1 है, तो पक्का a डैट जीरो आएगा। ये बात मैं आपको बता चुका हूं कि a डैट जीरो कब होता है। तो a डैट सर 6 1 जा 6 -6 क्या आ रहा है? जीरो। तो देयरफॉर इट इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स वेयर a इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्या नहीं करेगा? ये A इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। अब सर यूनिक सॉल्यूशन होंगे? यूनिक तो होंगे नहीं। अब बात रही कि सर नो सॉल्यूशन होंगे, जो मैंने इस तरफ बनाया था कि सर नो सॉल्यूशन होगा या इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होंगे, उसको चेक करना है। तो उसके लिए मैंने क्या बताया था? आप निकालेंगे एडजॉइंट ए। सबसे पहले क्या निकालेंगे? एडजॉइंट ए। एडजॉइंट ए हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं। क्या होगा सर? 6 और 1 को तो आपने इंटरचेंज करना है और जो सेकेंडरी डायगोनल है उसको साइन चेंज कर देना है। क्लियर है? अब आप इन दोनों की मल्टीप्लाई कराएंगे एडजॉइंट ए की किससे? बी से। तो देयरफॉर अगर मैं यहां पर मल्टीप्लाई कराऊं किसको? एडजॉइंट ए को किससे मल्टीप्लाई कराना है सर? बी से। तो 6 -3 -2 1 को किससे मल्टीप्लाई कराना है सर? बी से, विच इज 5 8। ठीक है, अब आप मल्टीप्लाई जब कराएंगे, ये 2 बाय 2 की मैट्रिक्स है, ये कितने बाय कितनी की? 2 बाय 1 की। ठीक है, तो कराएं। 6 5 जा सर 30 और माइनस का 24, -2 5 जा -10 और +8। तो ये कितना निकल के आ रहा है सर? 6 एंड -2। ये आपके पास एडजॉइंट ए इंटू बी निकल के आ रहा है। तो बिकॉज आप कैसे लिखेंगे यहां पर? देखिए मैं इस क्वेश्चन के यहीं पर लिख देता हूं, थोड़ा सा बाद में इसको रब कर देंगे। बिकॉज एडजॉइंट ए इंटू बी इज नॉट इक्वल टू 0। ये 0 नहीं आ रहे हैं। और इक्वेशन क्या है हमारे पास? x इज इक्वल टू a इनवर्स b। मैं इसके लिए चला था, इसको मैं कैसे लिख सकता हूं? एडजॉइंट a इंटू b अपॉन में a डैट। तो सर a डैट तो 0 आ गया, ये तो 0 ही आ चुका है। लेकिन एडजॉइंट a इंटू b क्या आया है सर? ये तो 0 नहीं आया, तो ये तो कोई रियल वैल्यू आ रही है। मतलब कि इस तरह से, तो जब ये 0 नहीं आया तो कुछ आ रहा है, तो समथिंग अपॉन 0 विल गिव यू इनफाइनाइट। इन्फिनिटी दे रहा है बेसिकली। इन्फिनिटी बोलते हैं इस टर्म को। तो इन्फिनिटी का मतलब ये हुआ कि सर कोई रियल नंबर तो आ नहीं रहा, तो मतलब जिसको हम प्लॉट नहीं कर सकते, तो देयरफॉर नो सॉल्यूशन। तो देयरफॉर सिस्टम ऑफ इक्वेशंस इज इनकंसिस्टेंट।
इनकंसिस्टेंट इन दिस केस। क्लियर है ये बात? ठीक है, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम क्वेश्चन 4 देखते हैं। सर अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। तो अगेन बेटा इसमें भी उसी तरह से ए मैट्रिक्स को आप लिख लेंगे 1 2 a, कोफिशिएंट मैट्रिक्स 1 3 फिर a, फिर 1 2 2 a, कैपिटल X, स्मॉल x y z, ये वेरिएबल मैट्रिक्स हो गई b। सर ये कौन सी मैट्रिक्स आएगी? कांस्टेंट मैट्रिक्स, कांस्टेंट मैट्रिक्स। अगेन अगर मैं ax इक्वल टू b कर दूं और प्री मल्टीप्लाई बाय a इनवर्स कर दूं तो मेरे पास ये क्वांटिटी आ जाएगी। अगेन मेरे पास x मैट्रिक्स भी है, b भी है, a इनवर्स नहीं है। तो a इनवर्स को निकालने के लिए सबसे पहला काम है a डिटर्मिनेंट। a डिटर्मिनेंट का मतलब ये हो 1 2 a 1 3 a 1 2 2 a। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं r1 से। किस तरह से सॉल्व करेंगे? एक्सपैंड अलोंग r1। अगर एक्सपैंड करते हैं आप r1 के अलोंग तो a डैट विल बी इक्वल टू, देखिए 1 3 2 जा 6a माइनस 2a माइनस 1। सर इस रो को हटाओ, इस कॉलम को 2 2 जा 4a माइनस 2a प्लस 1 लिखो। सर इस रो को हटाओ, कॉलम को, सो 2a कितना? 2a माइनस 3a, तो ये कितना हो गया? 4a माइनस 2a, और ये कितना है? माइनस a, तो ये कितना आ गया सर? a आ गया, स्मॉल a आ गया। क्या? a डिटर्मिनेंट। अब सर स्मॉल a का क्या पता? आपने तो कहा था a डैट या तो जीरो आएगा या नॉन जीरो आएगा। अगर जीरो आ गया तो सिंगुलर मैट्रिक्स है, नॉन जीरो आ गया तो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, और नॉन जीरो आया तो a इनवर्स एग्जिस्ट कर जाएगा, तो बात बन जाती। अब यहाँ तो स्मॉल a आ गया। अब बात ध्यान से सुनना मेरी बात। तो सर इसको चेक कैसे करें? देखो आप एक काम करो, आपके पास a एक ही इक्वेशन में है, इस इक्वेशन में। ध्यान से देखिएगा, मैं इस इक्वेशन को इधर लिखता हूं। सिर्फ एक ही इक्वेशन में a है तो मैं a वाली इक्वेशन को उठाता हूं। आप ध्यान से समझने की कोशिश करेगा मैं क्या कह रहा हूं। सर a कोई भी एक रियल नंबर होगा, है ना, एक स्मॉल रियल नंबर कुछ भी होगा, क्योंकि स्मॉल a दिया हुआ है, स्मॉल a। तो आप है ना पुट करो, अगर a को मैं जीरो रख दूं, फॉर एग्जांपल मैंने अगर a को जीरो रख दिया तो ये क्वांटिटी जीरो, ये भी जीरो, ये भी जीरो, तो 4 तो आ ही नहीं सकता। तो इसका मतलब ये हुआ सर a तो जीरो हो ही नहीं सकता। तो a क्या होगा सर? नॉन जीरो होगा। तो मतलब बिकॉज a कांट बी इक्वल टू जीरो, हेंस a डैट इज नॉट इक्वल टू जीरो, है ना। अगर a जीरो नहीं है तो a डैट भी जीरो नहीं है, और फिर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हो गई। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का मतलब क्या हुआ? a इनवर्स एग्जिस्ट कर जाएगा। फिर a इनवर्स एग्जिस्ट कर जाएगा तो इस बात का फर्दर मतलब क्या हुआ? इट गिव्स यू यूनिक सॉल्यूशन। कितने सॉल्यूशन देगा? एक सॉल्यूशन देगा, और सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज कंसिस्टेंट। कैसा होगा? कंसिस्टेंट होगा। क्लियर है? एक तरीके से और भी समझ सकते थे इस बात को, सर इसमें से पूरे में से a कॉमन आता है, x प्लस वाई प्लस 2z भी लिख सकता हूं। तो x प्लस वाई प्लस 2z इज इक्वल टू 4 अपॉन a कर दूं। अब आप खुद सोच के बताओ, क्या a जीरो हो जाएगा? अगर a जीरो हो गया तो x प्लस वाई प्लस 2z इज इक्वल टू इन्फिनिटी हो गया, वो बात खराब कर देगा। तो a कांट बी इक्वल टू जीरो, आप ऐसे भी समझ सकते हैं। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। आप इसको भी नोट डाउन कर लीजिए। तो स्टूडेंट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ऑफ योर एनसीईआरटी। ठीक है, इसमें भी आपको कंसिस्टेंसी ही चेक करनी है। तो लेट करते हैं सबसे पहले a मैट्रिक्स विच इज द कोफिशिएंट मैट्रिक्स 3। सर y में x तो है ही नहीं, तो आप अगर ऐसे लिखना चाहें तो 0x लिख सकते हैं, इधर 0z। पूरा करना चाहें तो ऐसे कर सकते हैं। और ये पता होना चाहिए कि सर कुछ नहीं है तो वेरिएबल से मल्टीप्लाई हो गया होगा क्या? 0। तो सर यहाँ 0 आ जाएगा, यहाँ 3 आ जाएगा, यहाँ -1 2 -5 -2 -1 एंड 0। फिर आप कैपिटल X विच इज द वेरिएबल मैट्रिक्स, 3 वेरिएबल्स है तो x y z, और b क्या होगा सर? 2 1 एंड 3 माइनस के साथ। क्लियर है? सबसे पहले आपको वही करना है, ax इक्वल टू b हम लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू a इनवर्स b भी लिख सकते हैं। क्लियर है? अब क्या करेंगे सर? हम a डैट निकालते हैं। तो a डैट निकालने के लिए 3 0 3 -1 2 -5 -2 -1 एंड 0। क्लियर है? तो अब क्या करेंगे सर? मल्टीप्लाई कराओ a डैट, या एक्सपैंड करो, इसको एक्सपैंड अलोंग r2 कर दे, है ना, या c1 भी कर सकते हैं सर, ऐसे भी कर सकते हैं। चलो इस बार ऐसे करते हैं, एक्सपैंड अलोंग c1 सर प्लस 3। क्या होगा सर? 3 इज इक्वल टू 0 -5। ठीक है,
अब सर 0 प्लस नहीं माइनस आएगा ना, -0 और अंदर जो कुछ भी आए सर कोई फर्क नहीं पड़ता। आगे चले +3 सर इस रो को छोड़ दो, कॉलम को छोड़ दो, -1 को -1 से 1 माइनस +4। अच्छा 0 वाला करना है तो 0 वाला कर लो, ये 0 दे देगा, ये कितना देगा -10 देगा। ठीक है, हालांकि फर्क नहीं पड़ता, कुछ भी आया 0 हो जाना है। यहां पर क्या होगा सर -15 और यहां पर क्या होगा सर +15, तो ये तो हो फिर 0 आ गया, तो देयरफॉर A डैट क्या आ गया सर 0 आ गया। मतलब ये कौन सी मैट्रिक्स है, सिंगुलर मैट्रिक्स। इस बात का फर्दर मतलब क्या है, A इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, A इनवर्स तो एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो सर अब कंसिस्टेंसी कैसे चेक करें, अब कैलकुलेट करें एडजॉइंट A इंटू बी। तो कैलकुलेट क्या करना है हमें, एडजॉइंट A इंटू बी। हमें कैलकुलेट क्या करना है, यहां पर लिख देता हूं मैं, कैलकुलेट एडजॉइंट A इंटू में B। ठीक है बेटा, अब सर एडजॉइंट निकालने से पहले हमें कोफैक्टर निकालने पड़ेंगे। तो कोफैक्टर की मैट्रिक्स निकाल लेते हैं। A11 विल बी पॉजिटिव टाइम M11, फिर A12 विल बी नेगेटिव टाइम M12, फिर A13 विल बी इक्वल टू पॉजिटिव टाइम M13। ठीक है, अब निकालेंगे A21 विल बी नेगेटिव टाइम M21, A22 विल बी पॉजिटिव टाइम M22, A23 विल बी नेगेटिव टाइम M23। फिर क्या करेंगे, A31 विल बी पॉजिटिव टाइम M31, A32 विल बी नेगेटिव टाइम M32, A33 will be positive time M33। I hope this is clear। अब A11 निकालते हैं। देखिए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम है ना, ये वाला, इसी को ले लो या इसको ले लो, किसी को भी ले लो, ऊपर है थोड़ा आराम से दिखेगा आपको। इसी को मान ले डिटर्मिनेंट है। सर इसकी रो छोड़ दो, कॉलम छोड़ दो, 0 -5, 0 -5। ठीक है, तो कितना आ गया सर -5 है ना, ये आ जाएगा 0 -5। क्लियर है। A12 -1, अब सर इसकी रो छोड़ दो, कॉलम छोड़ दो, 0 -3, 0 +3 विल गिव यू अगेन -3। कैसे सर, देखिए ध्यान से देखिएगा, रो 2 दी है ना मैंने A12, सर इसकी रो छोड़ दो, कॉलम 0 -3। ठीक है, तो बाहर माइनस है तो -3। आगे चलते हैं A13 ये वाला, सर इसकी रो छोड़ दो, कॉलम 5 × 0 0 -6, तो क्या आएगा सर 0 -6 अगेन -6। तो सभी नेगेटिव क्या आए हैं यहां पर, फर्स्ट A11, A12 और A13। अब A21 चेक करते हैं। सर 0, इसकी रो छोड़ दो, कॉलम छोड़ दो, ये 0 नेगेटिव ऑफ 10, तो ये आएगा सर +10। क्लियर है। A22 मतलब इसकी रो छोड़ दो, कॉलम ये 0 -+6, 0 + 6 विल गिव यू अगेन 6। A23 मतलब ये, सर इसकी रो छोड़ दो, कॉलम छोड़ दो, -15, कितना होगा सर -15। देखिए मैंने क्या किया, इस वाले की रो छोड़ दी, कॉलम छोड़ दिया, 15 + 3, तो कितना आएगा सर -12, बाहर आने के बाद +12। A31 सर इसकी रो छोड़ दो, कॉलम छोड़ दो, ये क्या आएगा 1 -+4 विच इज 5। A32 सर इसकी रो छोड़ दो, कॉलम छोड़ दो, 1 × 3 सर -3, नेगेटिव ऑफ -3, और 0 को 2 से कराओगे तो सर +-0 जो भी आएगा ये +3 ही दे देगा। क्लियर है। A33 इस रो को छोड़ दो, कॉलम को छोड़ दो, 2 × 3 = 6, कितना आएगा सर 6 - 0, अगेन आंसर क्या आएगा 6 आएगा। तो अगर मैं डायरेक्ट लिख दूं एडजॉइंट ए या इनटू में बी भी निकाल देता हूं। देखिए ध्यान से, आप एडजॉइंट ए लिखेंगे सबसे पहले, मेरे पास स्पेस कंस्ट्रेंट है तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं -5, यहां से -3 इधर लिखना है की बार, फिर -6, फिर 10, फिर 6, फिर कितना आएगा सर 12। ये कितना है 5, 3 and 6। एडजॉइंट आपने लिख दिया। अब बी मैट्रिक्स में क्या है 2, -1 and 3। क्लियर है। अब ये 3/3 की मैट्रिक्स है सर, ये 3/1 की, तो मल्टीप्लीकेशन तो पॉसिबल हो गई। तो मल्टीप्लाई करने के बाद चेक करते हैं रिजल्ट क्या आता है। -5 × 2 सर -10, 10 × 10 -10, 5 × 3 15। देखने से ही पता लग गया सर नेगेटिव तो 0 तो आई नहीं, 0 नहीं आ रही है, लेकिन और भी चेक करते हैं। सर कितना आएगा -6 + 9, सर ये भी रो 0 नहीं आ रही, -12 और +18, सर ये भी नहीं आ रही। तो ये तो पक्का हो गया कि 0/0 तो आ रही, 0 की मैट्रिक्स नल मैट्रिक्स नहीं आ रही है। -20 + 15 कितना होगा सर -5,
12 और 9 सर -3, 24 और 18 सर -6। ये आपके पास एडजॉइंट ए इंटू बी आया। तो देयरफॉर आप कैसे लिखेंगे, इधर लिखेंगे, देखिए एडजॉइंट ए इंटू बी इज नॉट इक्वल टू 0, है ना। इस बात का मतलब ये हुआ x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी होता है, मैं दोबारा बता रहा हूं, और ए इनवर्स को मैं लिख सकता हूं एडजॉइंट ए अपॉन में ए डैट, और मल्टीप्लाई कौन हो रहा है, बी। अब ए डैट तो 0 है, ये तो 0 है, ये तो हमने देख लिया, ये तो 0 है, लेकिन ऊपर वाला 0 है क्या सर? ऊपर वाला 0 नहीं है, चेक कर लो, ऊपर वाला 0 नहीं आ रहा। तो इट मींस ये कैसी टर्म देगा, इन्फिनिटी। इन्फिनिटी का मतलब नो सॉल्यूशन, क्योंकि ये कोई नंबर नहीं है। इन्फिनिटी इज नॉट अ नंबर, इज जस्ट अ कंसेप्ट। नो सॉल्यूशन, हेंस द सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज इनकंसिस्टेंट। बेटा आप रटना चाहो तो रट लो, जैसे बुक्स में लिखा हुआ है रट लो फटाफट फटाफट, लेकिन उससे भी आप चीजों को अच्छे से नहीं पकड़ पाओगे। व्हाट आई मीन टू से, जैसे ही ये चैप्टर ओवर होगा और हम चौथे या पांचवें या छठे चैप्टर पे पहुंचेंगे, तो आप फिर से ये सब चीजें बिल्कुल वॉश आउट कर दोगे। अगर आपने इनको मगअप किया है, क्रैम किया, तो आप प्लीज इनको समझने की कोशिश करें। क्लियर है? तो ठीक है, बाय सेइंग दिस मैंने पहले 6 क्वेश्चंस करा दिए हैं एक्सरसाइज 4.6 के। जो नेक्स्ट बचे हुए क्वेश्चन है उनको नेक्स्ट लेक्चर में ही लेंगे। तो थैंक यू सो मच, and please keep on watching all my videos again and again. Thank you.